नमस्कार दोस्तों, अनोखा क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। चलिए आज जो सेट प्रैक्टिस किए थे उसका कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। यानी कि केंद्र बिंदु 2020 का तो बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा है इसमें। तो पहला आपका ऑप्शन है कठोर पाठ्यक्रम। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कोई भी पाठ्यक्रम आपका कठोर नहीं बनेगा, ऐसा 2020 बोला था। दूसरा बोला था बहुभाषिकता और समग्र शिक्षा, यानी कि ये हो सकता है जो NEP 2020 इसने कहा था कि बहुभाषिकता और समग्र शिक्षा, यानी कि बहुत सारी भाषाओं को क्या किया जा सकता है, समग्र करके, यानी कि बहुत सारी भाषाओं को मिला करके पढ़ाया जाएगा, ये NEP 2020 ने कहा था। तो ये B नंबर ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कुछ संप्रदायों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रही है, यह किस तरह का लक्ष्य का उदाहरण है। अब बताइए, कोई भी बच्ची है जो अपना जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए जब किताबें पढ़ रही है तो वो किस तरह की मतलब कि पढ़ाई करना चाहती है, किस तरह का लक्ष्य का उदाहरण है। तो ये होगा आपको महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य होगा। आपका यही आंसर सटीक हो रहा है। जब भी पढ़ेगा वो अपना कुछ ना कुछ उसका लक्ष्य रहेगा, वो महारत हासिल करेगी जो अपना मन में ठान ली है। 3 नंबर कह रहा है त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। त्रुटियों के बारे में यानी गलत के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। अब बताइए कौन सा सही हो सकता है। 3 नंबर का बताइए आंसर। 3 नंबर का आंसर होगा त्रुटियों पर चर्चा और उसका विश्लेषण द्वारा उन्हें क्या किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। 4 नंबर आइएगा, अधिसंज्ञान कौशल क्या है। अधिसंज्ञान कौशल क्या है। अधिसंज्ञान कौशल चिंतन और अधिगम को नियमित करते हैं। चिंतन और अधिगम आपका जो है, जो आपको थिंकिंग पावर है उसको बढ़ाएगा, और वो बढ़ाने में जो नियमित तरीका है उस नियमित तरीका को क्या करेगा, उजागर करने का कार्य करेगा। ठीक है। 5 नंबर में आते हैं। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे के लिए। अब जीन पियाजे का एक अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक कितना से कितना होता है, ये होता है आपको कितना, 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था का बच्चा होता है, 2 से 7 वर्ष के बच्चे आते हैं इसमें। तो कह रहा पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था के लिए शिक्षक को, तो अब कह रहा है कि देखिए जो 2 से 7 वर्ष के बच्चे होंगे, और बात यहाँ आता है 1 to 5 क्लास के बच्चे को। तो 1 to 5 क्लास के बच्चे को हमेशा आपको मूर्त ज्ञान देना है। मूर्त ज्ञान मतलब क्या, ऐसा चीज़ें वस्तुएं प्रोवाइड कराई जाए जो छू कर और उसको पकड़ कर के महसूस करे, उसको समझे कि ये कैसा होता है, उसका शेप क्या होता है, वो छूने में कैसा लगता है। तो आपको जो मूर्त संक्रियात्मक होता है ये मूर्त पे आधारित रहता है, यानी कि जो भी वस्तु प्रोवाइड कराई जाएगी वो मूर्त पे आधारित होगी। ठीक है। आपका पहला नंबर ही ऑप्शन क्या है, सही हो रहा है। यानी कि मूर्त संसाधनों व बहुत सी श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। और बाकी सब जो ऑप्शन है आपको सब क्या है, गलत है। देखिए 6 नंबर में आइए। 6 नंबर आपको कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है, 6 नंबर कह रहा है कि मैं एक विषम संख्या हूँ। विषम संख्या मतलब क्या, जो 2 से नहीं कटता है उसे विषम संख्या बोलते हैं। तो विषम संख्या 24 गुने 4, तो अगर इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 4 4 16, 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 96। 96 एक संख्या है जो बोल रहा है, 96 एक संख्या है जो, अरे सॉरी, वह संख्या है जो 96 से क्या है, अधिक है, और अधिक होने के बाद वो क्या है, विषम संख्या है। तो आप अपने ऑप्शन में देखिए कि पहली बात देखिए कि 96 से अधिक कौन है। तो 87 96 से कम है, 97 96 से अधिक है। ठीक है। और दे रखा है कि जो इकाई और दहाई अंक है दोनों बराबर है, तो एक आपको 97 हो रहा है और एक आपको 99 हो रहा है।
अब आपको ये दोनों में देखना है कि कौन सा संख्या होगा। तो जो 97 है दोनों, ये 9 है ये 7 है, दोनों बराबर नहीं है तो ये नहीं होगा। यहाँ 99 है, दोनों बराबर है। ये क्वेश्चन में पूछ रखा है कि दोनों नंबर सेम कौन है, तो आपको डी नंबर ऑप्शन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और तब वहाँ से क्वेश्चन लेकर के आप देखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब बोल रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2:30, यानी कि 2:30, 2:30 पे आपको घड़ी की सबसे बड़ी कोण कौन बनेगी। हम बताए थे आपको थीटा बराबर निकालने के लिए, क्या बताए थे, 60 इंच, ठीक है, 60 इंच माइनस 11 m, यही बताया था ना, बाई 2। ये आपका फार्मूला है। तो इस पर आप क्या कीजिए, बनाइए। तो 60 गुने 2 घंटा है माइनस 11 गुने 30, ये आपको मॉड में रहता है। मॉड का मतलब कि अगर इसमें से घटेगा बढ़ेगा तो माइनस का चिन्ह कभी आपको नहीं रहेगा, एंगल कभी माइनस में नहीं रहता है। तो क्षेत्रीय 6 दूनी 12, 120, यहाँ 330। तो अब इसको घटाइएगा तो कितना होगा, बाई 2 है, बाई 2 है। तो इसको घटाइए, 330 में से 120 घटेगा 0, 1 और कितना बचेगा 210। अब बचा यहाँ 210, 210 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 105 डिग्री। तो ये हो गया आपको छोटा। अब बड़ी पूछ रहा है बड़ा कोण कौन सा होगा। तो बड़ा कोण निकालने के लिए आपको पता है कि कोई भी घड़ी में जब सुई, दो सुइयों के बीच जो कोण बनता है, दो बनता है, एक बड़ा बनता है एक छोटा बनता है। ये जो निकल के आया हमारा छोटा आया। अब बड़ी निकालने के लिए 360 में से 105 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, यहाँ 5 और यहाँ 2, 255 डिग्री। क्या हुआ, 255 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, 255 डिग्री। चलिए 8 नंबर में चलते हैं। 8 नंबर में निम्नलिखित में कौन सी 7/8 से कम और 1/3 से अधिक है। कहाँ है, हाँ। चलिए इस नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 7/8 और 1 है आपको 1/3, यानी कि 1/3 से अधिक और 7/8 से कम। तो आपको ऑप्शन में दे रखा है, आपको ऑप्शन में दे रखा है कितना, सी नंबर आप ऑप्शन देखिएगा। अगर सी नंबर ऑप्शन तो 17/24। अब इसको क्या किया, हम बताए थे बड़ा छोटा भिन्न निकालने के लिए कि इसका अंश इसका अंश इसके हर में गुना होगा और इसका हर इसके अंश में गुना होगा। तो अब गुना कीजिए 7/8, तो इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए। तो इसको कीजिएगा 17/8 कितना होता है, 7/8 56, 8 6 14, गुना कर लीजिए। 7/8 56, 8 5 13, 136। 17 से हो गया। 24 में 7 से गुना कीजिए। तो 24 में 7 से कीजिए, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 15 16। अब देखिए ये दोनों में बड़ा छोटा कौन है। अब बताइए, ये जो 7/8 है इससे तो ये छोटा है, सही बात है, छोटा है। अब देखते हैं ये छोटा है, ये तो सही हो रहा है, लेकिन अब देखना है कि 1/3 से क्या बड़ा हो रहा है, 1/3 से बड़ा हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ को देखेंगे। तो 24 यहाँ 24 होगा और 17 51। तो जाहिर सी बात है कि 1/3 से ये क्या हो गया, ये जिस पे बड़ा आएगा वो बड़ा होगा, जिस पे कम आएगा वो छोटा होगा। तो यहाँ 51 क्या होगा, बड़ा हो गया। 1/3 जो भिन्न है उससे 17/24 क्या है, बड़ा है, और 7/8 से क्या है, छोटा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसे ही कर करके सब में देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही आएगा। 9 नंबर देखते हैं, 5 मित्रों की, चलिए देखते हैं इसको। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है 5 मित्रों की औसत। हम बताए थे कि औसत बराबर बताए थे कुल योग, कुल संख्याओं का योग बट्टे में संख्याओं की संख्या। अब देखिए औसत आपको दे रखा है 5
मित्रों का औसत कितना है 150। अब दिया है कुल संख्याओं का योग आपको दे रखा है कितना, नहीं दिया है, कुल संख्याओं का योग नहीं दिया है, तो इसको हम x मान लेंगे, ठीक। और संख्याओं की संख्या आपको दिया है कितना, 5 मित्र है, तो 5 से भाग दे देंगे इसको। तो अब 5 को इसमें भाग दीजिए, 15 पचे 75, यानी 750 कितना हुआ x, यानी कि कुल संख्याओं का योग कितना हुआ 750। अब कह रहा है इसमें से 4 मित्र का दे रखा है, 4 मित्र का दे रखा है, 5वां का पूछ रहा है। तो 4 मित्र का अगर आपको दे रखा है तो आप चारों को जोड़ लीजिए, 153, 150, 151 और 147। ये 4 फ्रेंड है, चारों फ्रेंड को जोड़ के ये पाँचों में से घटा दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 5वां कितना है। तो 3 1 4, 7 3 10, 1 11, 1 5 10 15, अब 20 के 0, 1 2 3 4 5 6 होगा ना, सॉरी 6, तो कितना क्या 601 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, 5 10 15 4 19 1 20, तो ये घटाइएगा तो 9 4 1, यानी कि 149। जो 5वां दोस्त है इसका, उसका वजन कितना होगा, औसत कितना ये होगा, लंबाई कितना होगा 149 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन, बी सही होगा। 10 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका नाम ज्यामितीय विकास के एक मॉडल से जुड़ा है जो बच्चे की ज्यामितीय स्तरों का वर्णन करता है। तो बच्चे की ज्यामितीय स्तर का वर्णन कौन करते हैं, वैन हीले करते हैं। कौन करते हैं, वैन हीले। आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 10 का ऑप्शन नंबर डी। 11 में चलते हैं, निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में कौन सा सही है। देखिए स्लॉथ के बारे में आपको वीडियो भी डाल रखे हैं, वहाँ से भी अगर आप देखिएगा तो सही जानकारी मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा स्लॉथ के लिए। क्या होगा, इनकी जो जीवन काल होता है 40 वर्ष का होता है। ये भालू के जैसे दिखते हैं लेकिन भालू होते नहीं हैं, और ये 17 घंटे उल्टे पेड़ पे लटक के सोते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 11 का ए। 12 का अगर लीजिएगा, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी कौन सी महिला जो एवरेस्ट की चोटी पर पहली बार चढ़ी थी, तो आपकी है बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल है, ठीक है। 12 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 13 का अगर देखा जाए, उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करता है और अपने विचार से उसके व्यवहार में उसके पीड़कनाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार की फसल उगा रहा है। यानी कि एक किसान है, क्या कर रहा है, अपने फसल में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहा है और पीड़कनाशी दवाइयों का प्रयोग कर रहा है और एक ही फसल को बार बार उगा रहा है। अब यहाँ आपको बता देना चाहते हैं, कोई भी खेत में अगर एक ही फसल को बार बार उगाया जाएगा तो उस खेत की उर्वरक शक्ति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसीलिए आपको हमेशा खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जाती है ताकि ज़मीन क्या रहे, उपजाऊ रहे। तो इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो किसान होते हैं अलग अलग तरह के बीज बोते हैं ताकि उसकी उर्वरक शक्ति बनी रहे। अगर आप धान ही रोप रहे हैं, सिर्फ धान का ही खेती कीजिएगा तो क्या होगा, उसका उर्वरक शक्ति कमज़ोर हो जाएगा और वो भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। और जो आप खाद का रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं उससे भी ज़मीनें क्या हो जाएगी, बंजर हो जाती है। तो आपका 13 का ऑप्शन नंबर कौन सही हो रहा है, कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी, डी नंबर ऑप्शन सही है। 14 नंबर में आइएगा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन केंद्रित प्रकृति किसके कारण है। यानी कह रहा है कि पर्यावरणीय केंद्रित किसके वजह से है। तो यहाँ 14 का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, 14 का आपको 14 का आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन होगा। क्यों, क्योंकि रटना पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, सिर्फ पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा नहीं होगा और नहीं रटने पर होगा, बाकी आपका जो है वो आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसलिए 14 का ए और डी सही होगा। 15 में आते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यह है कि
बच्चे को अपने स्वयं से सीखने पर प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी खुद से सीखे, यानी कि सारी चीज़ें वस्तु प्रोवाइड करा जाए जो खुद से सीखे, ठीक है, प्रैक्टिकली कर करके। बी नंबर कह रहा है बच्चे को पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने में सक्षम बने, मतलब कि उसको ऐसा छूट दीजिए जो खुद अपनी समस्याओं को क्या करे, हल करे, जिसे किसी भी चीज़ को प्रूफ करना है वो खुद से प्रूफ करे। बी नंबर भी सही होगा आपको। सी नंबर कह रहा है बच्चे को नए ज्ञान का सृजन करने, जब चीज़ें उसको प्रोवाइड की जाएगी तो उसे तरह तरह की वस्तुएं, नया नया तरह का उसके माइंड में अलग अलग प्रकार के क्या आएंगी, चीज़ें आएंगी, सीखने का तरीका आएगा, हर तरह से डेवलप होगा। जाहिर सी बात है कि जिस बच्चे को हर चीज़ें प्रोवाइड दी जाएगी, यानी दी जाएगी सारी वस्तुएं, तो जाहिर सी बात है कि अपने मन के मुताबिक सीखेगा और उसमें सबसे ज़्यादा मन लगाएगा। जिस चीज़ में ज़्यादा मन लगाएगा उसको अच्छा ज्ञान होगा उसके बारे में। इसलिए सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, बच्चे को शुरुआती दौर में दी जाती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए, बी और सी सही होगा। फिर डी नंबर कह रहा है कि बच्चे को ज्ञान की एक निश्चित निकाय, निश्चित जैसे ही निश्चित लगा दिया, ये वर्ड निगेटिव हो गया, तो डी नंबर आपको क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो ए, बी, सी आपका सही हो गया पॉजिटिव वर्ड। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, ए होगा। ए नंबर ऑप्शन होगा, ए, बी, सी सही होगा। 16 नंबर में आते हैं NCERT। देखिए NCERT कक्षा 3 क्लास 3। तो अब क्लास 3 का है तो आपको पता करने का एक तरीका, फार्मूला बता देते हैं कि जो भी व्यक्ति जिस क्लास में होगा कितने वर्ष का होगा, ये आपको NCERT निर्धारित किया है। देखिए बोला है कि वर्ष बराबर, अगर वर्ष बराबर निकालिएगा, वर्ष बराबर आपको क्लास +4 वर्ष इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो आपको बच्चा का वर्ष पता चल जाएगा, बच्चा का वर्ष पता चल जाएगा। तो आप बोल रहे हैं क्लास 3 का, तो क्लास 3 हो गया +4, ये बच्चा कितना वर्ष का है, 7 वर्ष का है। तब जो बच्चा 7 वर्ष का है वो जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो जब ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जाएगा तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आपको गुणा भाग जोड़ घटाव करने की विधि पता चल जाती है इसको, ठीक है। इसमें रीजनिंग वाला जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन दे रहा है कि क्रम में दिया है, एक दिया है, फिर उसके बाद डी आ रहा है, फिर उसके बाद जी आ रहा है, फिर उसके बाद क्या होगा। तो ये एक प्रकार का रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। वो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आपको होता है 11 एबव में, ठीक है, 11 से अधिक वर्ष के बच्चों में, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में आपकी होता है। अब आते हैं 17 नंबर। 16 का आपका बी नंबर ऑप्शन होगा, पूछ रहा है कि कौन सा नहीं होगा, तो बी नंबर आपका 16 का सही है। 17 का क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इस तो सारी चीज़ें आपको पता है। इंच जो है इसमें दोनों प्रकार की समितियाँ बनाई जाती है, ऊपर से भी काटिएगा तो दोनों तरफ एक साइड, जिसे देखिए इंच जो है इसको अगर आप ऊपर से काटते हैं तो इधर भी इंच बना, इधर भी, यानी कि ऐसा इसमें लेटर होना चाहिए जो दोनों तरह से काटने पर समान लेटर बने। जैसे अगर ऊपर से नीचे काटे तो यहाँ पे देखिए 1 इंच बन रहा है, इधर से भी 1 इंच बन रहा है। अगर इसको बीच से नीचे से बेड़िया काटें तो भी ऊपर समान बन रहा है, नीचे भी समान बन रहा है। तो इसलिए इसको बोला जाता है जो इंच है वर्टिकल और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह की समितियाँ बनाए, बाकी कोई नहीं बना रहा है। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा 17 का। 18 का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त तरह से दिखाता है कि बच्चे छात्रों ने अज्ञात राशियों का अनुमान लगाने का कौशल विकसित कर लिया। देखिए बच्चे को वहाँ समझ में आता है जो वो उसके दैनिक जीवन से रिलेटेड है, उसके पास पड़ोस से रिलेटेड है, उसके समाज से रिलेटेड है। तो अब आप ऑप्शन में देखिए उसके समाज, उसके पास पड़ोस और उसके खुद से जीवन लाइफ से रिलेटेड कौन सी ऑप्शन है, आपको वही सही हो जाएगा। तो आपको कौन सा हो जाएगा, अपनी कॉलोनी की लगभग संख्याएं बताना, बच्चों की संख्याएं बताना, अपनी कॉलोनी की लगभग बच्चे की संख्याएं बताना, आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ छूट गया है बच्चे की संख्याएं बताना। अब आते हैं 18 का डी होगा। आते हैं 19 नंबर। 19 नंबर आपको कह रहा है विभाजन पर परिकल्पना, यानी कि भाग, बच्चे को अगर भाग सिखाना है तो कौन सा इसमें विधि सही रहेगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है 19 में। तो क्वेश्चन में देखिए जब बच्चे को उसके दैनिक जीवन से रिलेटेड सारी संख्या उससे उसके समाज से रिलेटेड होंगी तो जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें आएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, आंसर देने का प्रयास करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर आपको कौन सा है,
जो डी नंबर ऑप्शन है आपको दैनिक जीवन से रिलेटेड है, उसकी माँ है जो पेंसिल बंटवा रही है, तो उसके पर डे अपनी माँ से मिल रहा है, कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें लेता होगा। तो ये जो आपको पेंसिल बांटने का तरीका है वो सबसे बेस्ट है भाग विधि समझाने का। तो आपका 19 का डी नंबर सही हो जाएगा। 20 नंबर का रहा दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्णांक पूर्ण होता है। दो पूर्ण संख्याओं का बता देते हैं, संवरक विधि इसका आंसर होगा। संवरक विधि वो होता है जो दो किसी भी दो संख्याओं का योग आपको एक ही रिजल्ट देगा। जैसे कि अगर आप a प्लस बी को जोड़ते हैं तो आपको x देगा, हमेशा आपको एक ही आंसर देगा। आपको कितना हो उसके जो पहले कितना हो लेटर नंबर्स रहेंगे, वो जो जोड़ने घटाने पर जो भी आएगा उसका एक रिजल्ट आएगा, ठीक है, एक ही संख्या आएगा। और इसका मतलब ये होता है संवरक विधि में दो पूर्ण संख्याओं का योगफल गुणनफल, ठीक है, एक पूर्ण संख्या ही होगा, ठीक है, पूर्णांक पूर्ण होगा, पूर्णांक पूर्ण होगा। लिख देते हैं यहाँ आपको दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा पूर्णांक पूर्ण होगा, ठीक है। पूर्णांक मतलब निगेटिव पॉजिटिव दोनों, लेकिन यहाँ पूर्णांक पूर्ण का मतलब ये पॉजिटिव वर्ड बता दिया, ठीक है, मतलब निगेटिव भी हो सकता है। अगर यही बोला जाए दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, अगर अंतर कहा जाएगा तो यहाँ पूर्णांक पूर्ण भी हो सकता है, यानी कि निगेटिव वाला भी हो सकता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपका हो जाएगा कौन सा, संवरक गुणधर्म, इसको हम बता चुके हैं। 20 का ए नंबर ऑप्शन होगा। 21 नंबर में आते हैं, श्रीमती विजय लक्ष्मी ने कक्षा 5 के विद्यार्थी को स्वयं पर निबंध लिखने के लिए कहा, यानी खुद पर निबंध लिखने के लिए कहती है, और कहती है बाद में कि कौन सा आकलन अधिगम के रूप में गतिविधि समय सबसे अधिक सहायता करेगा। यानी कि लिखवाने के बाद वो बच्चे से कुछ पूछ रही है, अब ये जानना चाहती है कि उसमें बच्चे का सबसे आकलन करने का, यानी कि उसमें समझ विकसित करने का, यानी सोचने का सबसे ज़्यादा ऑप्शन ये दिया हुआ है, उसमें सटीक कौन रहेगा। तो आपका सटीक ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, 2 नंबर हो जाएगा। दिए गए बिंदुओं की सूची को पढ़ो, बोले कि शिक्षक बोल रही है सूची को पढ़ो, बिंदुओं की सूची को पढ़ो और उसमें जांच करो कि तुम निबंध में किन बिंदुओं को शामिल किया है, यानी कि उसमें मेन पॉइंट कौन कौन सी है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ी आसानी से उस चीज़ों को पढ़ेगा, उसमें समझेगा, तब तो ऐसी चीज़ें को निकाल पाएगा। तो इसलिए बी नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। 22 नंबर में आते हैं, भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का क्या स्थान है। देखिए, भारतीय संविधान में अंग्रेजी भाषा का सह कार्यालयी स्थान रहा है, सह कार्यालयी। ऑप्शन नंबर 3 कार्यालयी भाषा मारिएगा तो गलत हो जाएगा, विदेशी भाषा नहीं होगा, सह कार्यालयी भाषा होगा, ठीक है। विदेशी भाषा तो विदेशी हो गया, सह कार्यालयी भाषा है, ठीक है। मतलब कि कुछ राज्यों में ऐसा किया जाता है, कुछ राज्यों में नहीं किया जाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 24 में आते हैं, रेणु जी अपनी कक्षा 5 में अंग्रेजी में एक कहानी सुनाती है। और अगर हम पूछे कक्षा 5 के जो विद्यार्थी होगा कितने वर्ष का होगा, क्लास 5 का अगर विद्यार्थी होगा तो कितने वर्ष का होगा। तो हम बताए थे फॉर्मूला आपको, वर्ष बराबर क्लास 5 का है प्लस इसमें 4 जोड़ देना, यानी कि 9 वर्ष का है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको सीटेट में काम करेगा। ये हो गया, कितना नंबर था, हाँ, एक कहानी सुनाती है और अपने 24 नंबर है, कहानी सुनाती है अपने विद्यार्थियों को अपनी भाषा में यही कहानी सुनाने के लिए कहती है। इसके बाद वह बारी बारी से 5-5 के समूह बनाकर कहानी कहने के लिए कहती है। यह कक्षा में किस युक्ति का अनुसरण करें, यानी कि जो ये 5-5 का ग्रुप बनाकर कहानी सुन रही है। शिक्षक पहले कहानी सुनाई, फिर 5-5 के बच्चों का ग्रुप बनाई और उस सबसे कहानी सुन रही है।
तो फिर पूछ रहे कि किसका अनुसरण, किस युक्ति का अनुसरण कर रही है, किसका करेगी, ये करेगी आपको ट्रांसलेग्यूजनिंग। ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका। बहुभाषिकता तो होगा नहीं, द्विभाषिकता होगा नहीं, यहाँ भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा है, यहाँ क्या करिए ट्रांसलेग्यूजिंग का प्रयोग कर रही है। ठीक है, समूह कार्य यहाँ इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे समूह बना करके यहाँ पे कहानी सुन रही है। ठीक है, यहाँ समूह में कार्य नहीं किया जा रहा है, यहाँ व्याख्यान दिया जा रहा है, तो इसलिए 3 नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। 25 नंबर है आपको, राष्ट्रीय पहचान रूपरेखा 2005 के अनुसार बहुभाषिक कक्षा में अध्यापन करते समय अध्यापक को कौन सा सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि बहुभाषिकता कक्षा में अध्ययन कराते समय अध्यापक को कौन सा सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए। तो ये आपको सिद्धांत ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चों की भाषिक निपुणता अधिक से अधिक अवसर देने से समद्वंद होती है। ठीक है, अगर बहुत भाषा बोलिएगा क्लासरूम में, अलग अलग तरह के भाषा बोलिएगा, तो बच्चे में क्या होगा समद्वंद पैदा, यानी कि उसमें द्वंद्व पैदा हो सकता है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन क्या होगा सही हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा अध्यापक को, उसको वैसा ही भाषा का प्रयोग करना होगा जो बच्चा अपनी मातृभाषा या मतलब कि जिसमें वो सक्षम हो सके। ऐसा नहीं कि जो बच्चा भाषा नहीं जानता उसी भाषा में क्या कर रहे हैं आप भाषण दे रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो 25 का ए नंबर ऑप्शन होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आप अभी इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से पे लिंक दिया हुआ होगा, वहाँ पे इसका क्वेश्चन दिया हुआ होगा, क्वेश्चन आप लोग ले लीजिएगा और वीडियो में आपको आंसर बता दिए हैं, आप आंसर मैच कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।